अक्सर लोग कहते हैं कि भाजपा है तब नेता है, लेकिन राजगढ़ की बात करें तो कस्बा परिवार है तो भाजपा है। आपकी विधायिका है जो यहाँ से, उन पे कई गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले दिनों तो चर्चाओं में रही थे, सीबीआई तक ने उन्होंने बुलावा दिया था, न्योता दिया था। क्या कारण मानते हैं इनके बारे में? मतलब ये भ्रष्टाचार में जो आरोप लगे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत? आपकी विधायिका हैं, वो खेलों में बड़ा नाम रहा है और उन्हीं को वो बोर्ड भी संभाल रखे हैं, अध्यक्ष हैं उनके। तो खेलों के माध्यम से राजगढ़ के लोगों को, जो युवा है, यूथ है, उनको बढ़ाने में क्या क्या कार्य किया उन्होंने? राजगढ़ के अंदर नशे की प्रवृत्ति है वो खूब बढ़ती जा रही है। अक्सर देखा करते थे ये जो चीता नाम का कोई एक नशा आता है, जो कि इधर गंगानगर हनुमानगढ़ की शायद बहुत ज़्यादा बिकता है, मैंने लोगों से सुना है। लेकिन यहाँ के लोग, गांव देहात के लोग कहने लगे हैं इसके बारे में। इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्या ये परिवर्तन यात्रा राजगढ़ में परिवर्तन ला पाएगी? जनता का मूड तो भांप चुकी है सरकार भी, जो इतनी योजनाएं अभी लेके आ रहे हैं। इन योजनाओं की अभी मुझे को नहीं लगता अभी इस टाइम कोई आवश्यकता थी कि इतना ही पैसा अगर शिक्षा पे खर्च किया होता, चिकित्सा के खर्च किया होता या अर्थव्यवस्था भी खर्च किया होता, ज़्यादा बढ़िया रहता। बशर्ते मोबाइल वितरण वाली जो योजना, इससे हर एक सरकार की जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो जारी करते हैं। उन घोषणाओं को पूरा भी करना होता है, धरातल भी उतारना होता है। इसी प्रकार की घोषणा थी कि अगर सरकार बनती है तो अगले 10 दिनों में हमारे किसानों का कर्जा माफ़ी का होगा। सेवा भाव के रूप में मैं तो पार्टी को, संगठन को आगे लेके जाना चाहता हूँ और जनता जनार्दन की उम्मीदों में खरा उतरने का प्रयास करना चाहता हूँ। देखिए, जब पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना, उसकी बहुत बड़ी छाया हो जाती है और फल लगते हैं। हर किसी का मन करता है कि उसे छाया में बैठे, लेकिन किसी ने तो पौधा लगाया ही है, उसकी देखभाल भी की है। तो कस्बा परिवार का सादुलपुर विधानसभा में इस पार्टी को मजबूत करने में और संगठन को बढ़ाने में योगदान बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से। महंगाई राहत कैंप में तो फिर ये अभी क्यों, ये महंगाई राहत कैंप जब सरकार बनी थी तो प्रथम वर्ष से ही क्यों नहीं आम जन को फायदा मिलता? पूरे 4 वर्ष तक इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता, अंतिम में क्यों? ये सोच है, मेरा ये मानना है कि 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी के लिए मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन अभी उसको आवश्यक नहीं है। जब वो 12 वर्ष अपना स्कूलिंग का कंप्लीट कर लेता है और महाविद्यालय में प्रवेश करता है, हो सकता है तब उस बच्चे को आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या क्या कार्य करवाएंगे, और अगर सत्ता में हैं तो उनसे सवाल करते हैं कि आपने अब तक ये कार्य क्यों नहीं करवाए। इसी के चलते हम पहुँचे हैं चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जिन्हें राजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कौशल पूनिया साहब। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं नज़र आ रही है, क्योंकि मैं गांव देहात में जाता हूँ तो वहाँ पर अक्सर समस्याएं देखने को मिलती है। एक तो सड़कों का जो बुरा हाल है, और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्याएं देखने को मिल रही है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। गाँव को सिंचाई के लिए तो छोड़िए, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जेजेएम की जो योजनाएँ हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, जो वो गांव देहात में अब तक पहुंच ही नहीं पा रही है, सिर्फ मुझे तो लगता है कागजों में ही। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। नमस्कार सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो परिचय से शुरुआत करेंगे। आप पैसे से एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो वहाँ से शुरुआत करके राजनीति में कैसे आना हुआ? अभिषेक जी, राजनीति में अक्सर ये सुनने में आता है कि जल्दी से कोई आना नहीं चाह रहा है जी, और आना क्यों नहीं चाह रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। आज हमारे हिंदुस्तान, भारत को आज़ाद हुए बरसों हो गए हैं, फिर भी जो इंसान की जो बेसिक जो नीड्स हैं, उसको रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए, काम करने के लिए रोज़गार चाहिए, और सीधा सा भाषा में कहे तो रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। इतने बरसों बाद भी ऐसा अभी क्यों है कि अभी हम विकासशील देश की श्रेणी में ही रह रहे हैं, विकसित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं और जिनको एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्रूव करने की, सुधार करने की आवश्यकता है। जी, हमारे हिंदुस्तान के
यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब जिस विकास की गति को जिस स्पीड से लेके जा रहे हैं देश को पिछले 9 वर्षों में, जिसे बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की है, उसको धरातल पे उतारने के लिए इस टीम को और भी सशक्त होने की आवश्यकता और सजग और पढ़ा लिखा और समझदार और एक आम जनता के बीच से नेता आवश्यक है जी। तो हमने सोचा, मेरे दिमाग में जो मेरे ख्याल में यही आया कि जो आज भी जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उस तक नहीं, उसकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। इस हिंदुस्तान में हमारी आबादी के बीच में जनता में सबसे लास्ट की पंक्ति के अंदर खड़ा जो गरीब वर्ग है, किसान है, कमेरा है, उसकी आज भी सुनवाई नहीं होती है जी। काम करने को जिनके होते हैं सिफारिश से पैसे से करवा सकते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है। मुझे तो उन लोगों की आवाज़ बन के ही ऊपर उठना है और उनकी आवाज़ को ऊपर उठाना है और उनको मजबूत बनाना है जी। तो निश्चित रूप से ये देश है, ये किसान जवान का देश है, तो किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप ही मजबूत होगा। इसी भावना के साथ मैं इस फील्ड में आया हूँ जी, ये सब करने के लिए। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की भी बता रहे हैं, 9 साल का कार्यकाल बता रहे हैं, लेकिन इस राजगढ़ की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुझे तो यहाँ कोई विकास नहीं दिख रहा है। आपके विधायिका की भी बात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये आज जो 5 साल का कार्यकाल हो गया है कांग्रेस सरकार का, आपकी विधायिका हैं जो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग बोर्ड की अध्यक्षा भी हैं, तो इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, जो नंबर देने हैं वो जनता का काम है नंबर देना, और उसका किसी भी विधायक का जो कार्यकाल का जो परिणाम आता है ना, एक एग्ज़ाम टेस्ट है, वो अभी होने वाला है अगले 3-4 महीनों बाद में। बिल्कुल। और जो मार्क्स आएंगे वो जनता को देने होते हैं मार्क्स। कोई भी एक व्यक्ति किसी की एक सोच से कोई परिणाम नहीं निकल सकता है, तो हर एक ये चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, और निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया भी होगा, लेकिन जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे हैं। मेरा वही, मैं हमेशा कमज़ोर वर्ग की ही सोचता हूँ, चाहे वो दलित है, चाहे वो किसान है, चाहे एक आम युवा बेरोज़गार है जिसको रोज़गार के संसाधन नहीं है, आम सुविधाएं नहीं है। बिजली की हालत आप देख रहे हो, अभी इस वक्त बिजली की क्या बुरी हालत है यहाँ, मतलब अघोषित कटौती, जब बिजली आ रही तो प्रॉपर वोल्टेज में नहीं आ रही है, और अभी आप देख ही रहे हैं क्या हालत है इस वक्त भी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो नंबर देने का काम है वो जनता का है, और वो परीक्षा भी होने वाली, और मार्क्स तो जनता को देने हैं इसमें। जी, नंबर्स तो जनता देगी, लेकिन गहलोत सरकार की योजनाएं भी नंबर्स में भरमार आ रही है। उन नंबर्स की बात करें तो चिरंजीवी योजना मान लीजिए, या फिर महंगाई राहत कैंप मान लीजिए, या फिर स्मार्टफोन की योजना है, और अभी फूड राहत पैकेट जो दिए जा रहे हैं वो भी नंबर्स में आ रहे हैं भरमार। एक से बढ़कर एक योजनाएं आ रही है। अभी हाल ही में सूत्र बताते हैं कि अभी एक विधानसभा सत्र फिर लगने वाला है। तो कैसे मानते हैं इन नंबर्स के भरमार योजनाओं पे क्या गहलोत सरकार रिपीट कर पाएंगे, या फिर यहाँ के विधायिका फिर जीत पाएंगे? किसी भी सरकार का चुनाव होता है, उसके पास काम करने के लिए 5 वर्ष का समय होता है। ये सारे जो अभी ये योजनाएं हैं, जो मोबाइल बांटे जा रहे हैं, यानी जो योजनाएं, ये आखिरी की 6 महीने में क्यों, ये शुरुआत के 6 महीने में क्यों नहीं हो? अगर ये सारी योजनाएं किसी सरकार बनने के प्रारंभ के 6 महीने में अगर शुरू हो तो क्या विकास नहीं होगा, क्या हालात नहीं बदलेंगे, परिवर्तन नहीं होगा? लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आखिर के 8 महीनों में, 10 महीनों में ऐसा क्यों होता है? रही बात योजनाओं की, बहुत सारी इन योजनाओं में खामियां हैं। चिरंजीवी योजना की आपने बात की, मैं एक छोटा सा विषय उठाना चाहूँगा कि महिलाओं में जो एक हिस्टेक्टोमी आपने सुना होगा, बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है। बिल्कुल। घुटने का जो ऑपरेशन होता है वो तो चिरंजीवी योजना में शामिल है, लेकिन एक महिला, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं इस रोग से, इस समस्या से पीड़ित होती है, हिस्टेक्टोमी बच्चेदानी का ऑपरेशन वो चिरंजीवी योजना के अंदर शामिल नहीं है। ये ऐसा क्यों है? क्या निश्चित रूप से ऐसा ही है, आप पता कीजिए। तो ऐसा क्यों है? तो योजनाओं में तो खामियां हैं। रही बात मोबाइल की, कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के हाथ में मोबाइल दिए जा रहे हैं। मैं तो नहीं मानता कि 12वीं क्लास का भविष्य गर्भ में डाल रहे हैं। मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है कि 12वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन अभी उसको आवश्यक नहीं है। जब वो 12 वर्ष अपना स्कूलिंग का कंप्लीट कर लेता है और महाविद्यालय में प्रवेश करता है, हो सकता है तब उस बच्चे को आवश्यकता है। लेकिन कक्षा 9 से 12 और बालिकाओं के हाथ में ये एक रिमोट की तरह है, बारूद की तरह है।
जी। तो मैं तो अच्छा नहीं मानता। इसकी अभी आवश्यकता अब सरकार को लगती है तो इसकी योजनाओं के परिणाम और दुष्परिणाम अगले साल 6 महीने में ही आ जाएंगे। जी। और अगर बात करें महंगाई राहत कैंप की, तो महंगाई राहत कैंप में तो फिर ये अभी क्यों, ये महंगाई राहत कैंप जब सरकार बनी थी तो प्रथम वर्ष से ही क्यों नहीं आम जन को फ़ायदा मिलता, पूरे 4 वर्ष तक इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता। अंतिम में क्यों चुनाव होना है, वोटिंग होना है, मतदाताओं को लुभाने का क्या प्रलोभन का तरीका है ये? जी। इससे अधिक और कुछ नहीं। आपकी विधायिका है जो यहाँ से, उन पे कई गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले दिनों तो चर्चाओं में रही थे, सीबीआई तक ने उन्होंने बुलावा दिया था, न्योता दिया था। क्या कारण मानते हैं इनके बारे में? मतलब ये भ्रष्टाचार में जो आरोप लगे हैं, क्या ये सही है या फिर गलत? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। ये काम करने वाला कोई भी इंसान होगा, आरोप पब्लिक का काम है, जनता ने लगाए हैं। उसका जो निष्कर्ष है या उसका जो सच्चाई का पता लगाने का काम है वो सरकार की अपनी खुद की एजेंसियां हैं जिनमें उनके केस, ये प्रकरण सारे चल रहे हैं। उनमें कोई भी निर्णय अभी हुआ नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता किसी परिणाम को आने से पहले वो आरोप क्या सिद्ध होता है क्या। तो आरोप तो लगा सकती पब्लिक है, जनता है सब। जी। तो अगर लगा कि पब्लिक को, जनता को लगा कि ऐसा कुछ है उसमें, तो वो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, उसकी जांच चल रही है। जी। सरकार की बात करें, आप एजुकेटेड हैं, आप बाय प्रोफेशन आपकी खुद की कॉलेज है और आप एक डॉक्टर के ओहदे पे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और बीच कई बातों पे बात करें तो लगभग 17 से 18 पेपर लीक हो चुके हैं आज तक, तो ये पेपर लीक हो रहे हैं, इनको सरकार का फेल्योर मानते हैं? पेपर लीक से बड़ी वेदना और मानसिक तकलीफ एक युवा के लिए इससे अधिक और दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। एक किसान का बच्चा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी जैसे तैसे व्यवस्था करके वो एक शहर में पहुंचता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा लेता है, मेहनत करता है, 6-8 साल 1.5 साल मेहनत करता है, और जब वो परीक्षा दे के आता है और परीक्षा दे के बाहर निकलता है और उसको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर निरस्त हो गया है, मैं कहता हूँ उससे बड़ा दुख का पहाड़ उस बच्चे पे, उस अभिभावक पे, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। जी। बच्चे ने अथक प्रयास किया, मेहनत की, कितने लाखों युवाओं के सपने टूटे हैं इससे, तो इसमें तो फेलियर है ही। क्या हमारी इस प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं तो कमियां हैं, खामियां हैं? पेपर लीक क्यों होता है? उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पेपर व्यवस्था के अंदर शामिल लोग इसको पेपर को आउट करें, जैसे आपने पढ़ा है, अभी पीछे जांच चल रही है, सरकारी तंत्र ही फेल्योर है निश्चित रूप से। उस युवा का इससे बड़ा और दुख दर्द कुछ भी तकलीफ नहीं हो सकती है। वो कितना रोया होगा उस घटना को सुन के, उस दर्दनाक को, कि मैंने पेपर दिया, मेरे मेहनत की, मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता। अगर पेपर लीक होने उसका सिलेक्शन होने दे, ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ी वेदना और कुछ भी नहीं है। रही बची कुछ उनके माँ बाप पे, एक जमींदार किसान आम परिवार का बच्चा जाके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो इससे मैं तो नहीं समझता इससे बड़ा उसका कुछ दुर्भाग्य होगा क्या। जी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जी। आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा की बात करें तो राजगढ़ में एक परिवार का राज रहा है लंबे समय से। यूँ कहें कि भाजपा की वहीं पे है, राम सिंह कस्वा साहब हैं, उनके परिवार पे ही रहा है। पहले वो 4 बार MP रहे, लेकिन यहाँ से वो विधायक का चुनाव भी लड़े हैं और अभी भी वही परिवार है जो टिकट मांग रहा है। तो उनकी टिकट काट कर आपको क्यों देगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे विशाल आज एक पार्टी है और इस पार्टी को विशाल बनाने में इस पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं उनका बहुत अहम योगदान रहा इस पार्टी को खड़ा करने में। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चूरू जिले में और सादुलपुर विधानसभा में मजबूती से खड़े रखने का कार्य भी आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा जी ने किया है और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय कमला जी कस्वा जी हमारे पूर्व विधायक उनका रहा है और अभी उनके सुपुत्र वर्तमान में सांसद है। किसी भी कार्य को देखिए, जब पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना, उसकी बहुत बड़ी छाया हो जाती है और फल लगते हैं। हर किसी का मन करता है कि उसे छाया में बैठे, लेकिन किसी ने तो पौधा लगाया ही है, उसकी देखभाल भी की है। तो कस्वा परिवार का सादुलपुर विधानसभा में इस पार्टी को मजबूत करने में और संगठन को बढ़ाने में योगदान बहुत बड़ा है निश्चित रूप से। इसके अलावा और भी जो पार्टी संगठन के दूसरे हमारे कार्यकर्ता हैं
वो भी निरंतर काम कर रहे हैं, उनका भी अहम योगदान रहा है। यहीं की विधानसभा, इसी विधानसभा से, इसी क्षेत्र से आदरणीय हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी, आप भी यहीं इसी विधानसभा से ही देवड़ गांव से आते हैं। वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में और आमेर के विधायक हैं। उन जैसे जो हमारे पूर्व नेता रहे हैं, उनका भी अहम योगदान है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में। रही बात, देखिए उन्होंने वर्षों पार्टी की सेवा की और इस विधानसभा में भी खूब काम किया है। तो अब किसी न किसी एक प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आदरणीय राम सिंह जी कस्बा परिवार भी ये चाहते हैं कि एक स्टेज होता है, एक उम्र होती है, उन्होंने खूब काम किया है। उनकी खुद की मंशा है कि इस पार्टी में युवा आए, जुड़े और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। उनकी कभी ऐसी मंशा नहीं रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा इसमें क्यों टिकट मांग रहा है। मेरी व्यक्तिगत उनसे चर्चा होती है, मेरे बड़े सम्माननीय है वो। तो हमेशा उन्होंने इस चीज़ को आगे ही बढ़ाया, कभी ये कहा नहीं है कि कोई क्यों आए। तो मेरी तो ये इच्छा थी कि मेरी उनसे जैसे डिस्कशन हुआ है तो उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। तो मेरी खुद की इच्छा है कि हम जुड़े, पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाएं और मजबूती से यहाँ काम करें मिलके सब। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाए तो क्या कस्बा साहब आपको जिताने में मदद करेंगे? निश्चित रूप से आदरणीय राम सिंह जी कस्बा परिवार हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कोई भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि जिस मजबूती से पार्टी को खड़ा किया है वो नष्ट हो, वो पौधा नष्ट हो, ऐसा नहीं चाहेंगे। हमारे बड़े सतीश जी पूनिया साहब थे, वो चुनाव लड़े थे, यहाँ से 10-15 हज़ार में सिमट गए थे। उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग हैं। वर्ष 2000 की बात, आज 2023 है। तो अगर पार्टी और संगठन विचार करता और मौका देता है मुझे इस चीज़ के लिए, इसका दायित्व सौंपता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाजपा है तब नेता है, लेकिन राजगढ़ की बात करें तो कस्बा परिवार है तो भाजपा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने बरसों पार्टी को खड़ा करने में कार्यकर्ताओं ने अहम योगदान है उनका, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उनके प्रयास और परिश्रम से ही यहाँ ये पौधा बड़ा वृक्ष बना है और सदैव इसका पार्टी के सम्मान के लिए उन्होंने कार्य किया है। अगर पार्टी विचार करते, निश्चित रूप से कस्बा परिवार भी साथ देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। कैंडिडेट जो पार्टी तय करेगी निश्चित रूप से उसके साथ रहेंगे। लेकिन वहीं पर एक बड़ा नाम जयनारायण पूनिया जी का भी है। जी हाँ, जो कि उनके परिवार से भी टिकट मांग रहे हैं, दिलीप जी पूनिया हैं। जी हाँ। तो उन्हें कैसे देखते हैं फिर, अगर वो टिकट ले लें तो? ये निर्णय तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के, या पार्टी उनको टिकट दे दे तो? जो पार्टी तय करेगी, हम सबको उसका सम्मान करना है, चाहे किसी को भी करना। आपकी पूनिया जाति की काफ़ी वोट है राजगढ़ में। हाँ, पूनिया गोत्र जाट जाति का एक बड़ा गोत्र है इस क्षेत्र में, काफ़ी वोट हैं, 40 से 50 हज़ार के समथिंग निश्चित रूप से हैं। लेकिन जो लोकतंत्र है वो सबके लिए, और सब चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करे। और मेरा तो ये मानना है कि मैंने वर्ष 2007 में इंस्टीट्यूशन शुरू किया था। जितना शिक्षा के क्षेत्र में मैंने लगन और मेहनत से कार्य किया है, आज लगभग 2500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग 150-200 हमारे साथी काम करते हैं। इसी एक सेवा भाव के रूप में मैं तो पार्टी को, संगठन को आगे लेके जाना चाहता हूँ और जनता जनार्दन की उम्मीदों में खरा उतरने का प्रयास करना चाहता हूँ। किसी को उम्मीदें टूटना नहीं देना चाहते। सबको ये लगना चाहिए कि ये हमारे नेता हैं, आसानी से हम इनसे मिल सकते हैं, अपनी बात दिल की कह सकते हैं। कोई बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मिलने के लिए किसी आदमी की तलाश नहीं करनी है। आए, जब नेता जीत जाता है तब बीच में ब्रोकर्स बहुत आ जाते हैं। आते होंगे, लेकिन हमारे साथ है या मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे साथियों की और मेरे गरीब तबका है, मेरा परिवार है, किसी को भी ऐसे किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं रहेगी कभी भी। जी, आपकी विधायिका हैं, वो खेलों में बड़ा नाम रहा है और उन्हीं को वो बोर्ड भी संभाल रखे हैं, अध्यक्ष हैं उनके। तो खेलों के माध्यम से राजगढ़ के लोगों को, जो युवा है, यूथ है, उनको बढ़ाने में क्या क्या कार्य किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है।
मैंने कहता प्रयास नहीं किया है। हमारे यहाँ स्टेडियम का निर्माण करवाया है, और चूँकि उनको उस फील्ड का नॉलेज था, ज्ञान था, वो स्वयं एक खिलाड़ी रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी भी हमारे एक प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को वोट देके इलेक्शन से जिताते हैं, उम्मीदें होती हैं कि वो अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा ही हो जाती है उम्मीदें जीतने के बाद। हाँ, निश्चित रूप से हर एक की अपनी उम्मीदें होती है, तो पूरा करने का बरकत से प्रयास करना चाहिए, तो वो भी कर ही रहे। कितना किया है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कितना किया है कितना नहीं किया है, ये सब इन सब के जो आकलन है, निष्कर्ष है, समीक्षा है, वो जनता पल पल कर रही है जी। अच्छा काम किया होगा तो पुनः विधायक बनेंगे, अच्छा काम नहीं किया है तो जनता का। आप खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? नहीं, बताइए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप उनके कार्यकाल को लेकर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मैं बताइए क्या खुल के बोलना चाहिए? वो तो आप बताएंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुल के क्यों नहीं बोलूँगा, ये सब तो जनता को तय करना है। अच्छा अच्छा। मेरे एक अकेले के तय करने से नहीं होगा कुछ भी, और उन्होंने काम अच्छे किए हैं तो पुनः विधायक बनेंगे, और अगर कहीं खामियां रही हैं उनके कार्यकाल में तो वो भी जनता देख रही है सर, वो तय करेगी उन चीज़ों को। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और राजगढ़ हरियाणा बॉर्डर लगता जो विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। आपके ज़्यादातर काम हैं, लोग बाग हैं, वो जयपुर जाने के बजाय हरियाणा के हिसार जाते हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि दोनों प्रदेशों की सरकार कौन सी अच्छी है? निश्चित रूप से या क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, हर एक सरकार की जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो जारी करते हैं। उन घोषणाओं को पूरा भी करना होता है, धरातल भी उतारना होता है। इसी प्रकार की घोषणा थी कि अगर सरकार बनती है तो अगले 10 दिनों में हमारे किसानों का कर्जा माफ़ी का होगा। नहीं हुआ। इतने सारे वैकेंसीज निकलेंगे, रोजगार के संसाधन होंगे, नहीं हुए। रास्तों के रोड की अगर हालत देखें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बदतर कभी रोडों की हालत रही होगी क्या। रोड एक्सीडेंट में जितनी मृत्यु होती हैं, मुझे नहीं लगता कि सामान्य रूप से भी उतने लोग मरते हैं जितने रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। तो काम तो हो ही नहीं रहा। मैनिफेस्टो में जो चीज़ दी थी सरकार ने वो तो पूरी हुई नहीं है। रही बात हमारे लगते हुए प्रदेश हरियाणा की, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो हमें तो निश्चित रूप से ये लगता है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और पुनरावृत्ति हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी जी। और ये राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको भी एहसास हुआ होगा और जनता भी ये चाहती है कि परिवर्तन चाह रही है। इसी क्रम में हमारी राजस्थान के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है, जिसका चौथा चरण है वो कल गोगामेडी से प्रारंभ होगा। तो जनता का मूड तो भांप चुकी है सरकार भी, जो इतनी योजनाएं अभी लेके आ रहे हैं। इन योजनाओं की अभी मेरे को नहीं लगता अभी इस टाइम कोई आवश्यकता थी कि इतना ही पैसा अगर शिक्षा पे खर्च किया होता, चिकित्सा के खर्च किया होता या अर्थव्यवस्था भी खर्च किया होता, ज़्यादा बढ़िया रहता, बशर्ते मोबाइल वितरण वाली जो योजना। इससे तो क्या ये परिवर्तन यात्रा राजगढ़ में परिवर्तन ला पाएगी? निश्चित रूप से लाएगी। कैसे परिवर्तन? जो जनता की जो मनसा थी, आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए परिवर्तन होगा। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अपन अंतिम पड़ाव में सर इंटरव्यू के, राजगढ़ के अंदर नशे की प्रवृत्ति है वो खूब बढ़ती जा रही है। अक्सर देखा करते थे ये जो चीता नाम का कोई एक नशा आता है, जो कि इधर गंगानगर हनुमानगढ़ की शायद बहुत ज़्यादा बिकता है, मैंने लोगों से सुना है। लेकिन यहाँ के लोग, गांव देहात के लोग कहने लगे हैं इसके बारे में, इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? यहाँ के प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई ऐसा कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, एक तो मैं तो नहीं मानता कि वो व्यापक रूप से यहाँ पे है। क्या अवैध शराब का ज़रूर मान सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा का बॉर्डर लगता है और वहाँ पे जो शराब है वो सस्ती है। हरियाणा में यहाँ टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अवैध शराब का ज़रूर होता है, अपराध ज़रूर होते हैं और ये सब हो सकता है। लेकिन ये जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं,
इतना मुझे नहीं लगता, हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लेकिन लेकिन युवाओं में ज़्यादा है। नहीं, युवाओं में मेरे को नहीं लगता साहब इतना है। क्या शराब का, धूम्रपान का ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये गंगानगर या हनुमानगढ़ इस साइड तो मैंने सुना है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में तो ऐसा नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है सर। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से राजगढ़ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं राजगढ़ की जनता से यही कहना चाहूँगा कि अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। निर्भीक होके, निष्पक्ष रूप से, बिना डर के, बिना प्रलोभन के अपने मत का सदुपयोग करें। और आने वाली पीढ़ी है और हमारे युवाओं से भी अपेक्षा है कि वो सही निर्णय करेंगे अपने भविष्य के लिए और सही व्यक्ति का चुनाव करके राजस्थान विधानसभा में भेजेंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है और यही सबसे आप सबसे आशाएं, उम्मीदें हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कौशल पूनिया जी, जो राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब देखना होगा कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा आने वाली है वो परिवर्तन ला पाएगी या नहीं, लेकिन आप RJTV24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए। और जो यहाँ के राजगढ़ के लोग हैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि जो डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी हैं उनके कार्यकाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरे के साथ, और RJTV24 की चुनावी यात्रा के अंदर गांव देहात के अंदर जो समस्याएं आ रही है उनको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।